नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके खबर के हर एंगल को समझने की उनसे हम कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत पर आरोप लगाने के बाद बैकफुट पर ट्रूडो। निज्जर हत्या में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं, ट्रूडो बोले। रिश्ते खराब करने के लिए ट्रूडो ही जिम्मेदार, भारत ने जवाब दिया। अमेरिका भी बोला, भारत जांच में कर रहा सहयोग। भारत पर आरोप लगाने के बाद बैकफुट पर जस्टिन ट्रूडो। निज्जर हत्या में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, ट्रूडो बोल रहे हैं। रिश्ते खराब करने के लिए ट्रूडो ही जिम्मेदार, भारत ने का पलटवार। भारत पर आरोप लगाने के बाद बैकफुट पर जस्टिन ट्रूडो। निज्जर हत्या में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, रिश्ते खराब करने के लिए ट्रूडो ही जिम्मेदार। अमेरिका भी बोला, भारत जांच में कर रहा है सहयोग। भारत पर आरोप लगाने के बाद बैकफुट पर जस्टिन ट्रूडो। निज्जर हत्या में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं, रिश्ते खराब करने के लिए ट्रूडो ही जिम्मेदार। मैथ्यू मिलर, प्रवक्ता अमेरिका के, और जस्टिन ट्रूडो भारत, क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से एक बार आपको दिखा देते हैं। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर अमेरिका के, भारतीय अधिकारी हमें अपनी जांच का अपडेट दे रहे हैं और हम अपनी जांच का अपडेट भारत को दे रहे हैं। पन्नू मामले में जांच को लेकर वॉशिंगटन में भारत की टीम मौजूद है, जो लगातार अमेरिका का सहयोग कर रही है और खुफिया जानकारियां साझा कर रही है। क्या है फाइव आइज? फाइव आइज 5 देशों का एक संगठन है जो एक दूसरे के साथ खुफिया इनपुट साझा करता है, खुफिया जानकारी है। फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। यह जस्टिन ट्रूडो का बयान है, यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो कल तक भारत पर बेतुके बयान लगा रहे थे, आज वो ये मान रहे हैं कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सिर्फ फाइव आइज ने जो जानकारियां उनको दी हैं, खुफिया जानकारियां, वो है। और भारत कह रहा है कि आप हमें सबूत दीजिए, लेकिन सबूत के नाम पर जस्टिन ट्रूडो के पास कुछ नहीं। और अचानक से 24 घंटों में अमेरिका के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भी बयान बदल गया। जो कल तक ये कह रहे थे कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है, आज वो कह रहे हैं कि भारत सहयोग कर रहा है। भारत की टीम अमेरिका में मौजूद है, जो हर तरह की मदद कर रही है जांच में। तो ये एक अहम अपडेट आया है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के रिश्तों में जितना जहर घोल सकते थे उतना घोल दिया है। इसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों में दिखेगा। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करूंगा। किस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो के इन बयानों को आप देखेंगे? पहले कहते हैं कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद 24 घंटों के अंदर बदल जाते हैं, कहते हैं कि हमने ऐसे सबूत ही नहीं दिए हैं कि ठोस सबूत कि भारत सहयोग करे। हमारे पास तो सिर्फ खुफिया जानकारियां हैं। जो भारत कनाडा रिश्तों में कड़वाहट चल रही है, कैसे आप उसको देख रहे हैं और क्या उसका असर होगा आने वाले वक्त में? देखिए राजेश जी, एक अवैध नागरिक जिसका कनाडा में प्रवेश ही संदिग्ध तरीके से हुआ था, जिसने संदिग्ध तरीके से उस देश की नागरिकता प्राप्त की, उस अवैध नागरिक के लिए जिस प्रकार से कनाडा ने अपने सामरिक, आर्थिक और अन्य हितों को दांव पर रखा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दरअसल ये कनाडा की राजनीति नहीं है, ये ट्रूडो की राजनीति है। क्योंकि जब से ट्रूडो सत्ता में आए हैं, तो उनके जो खालिस्तानी समर्थक सहयोगी उनके दबाव में वो एक ऐसे देश से कड़वाहट मोल ले रहे हैं, एक ऐसे देश से संबंध खराब कर रहे हैं जो लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध रहा है हमेशा, जो मानवाधिकारों के प्रतिबद्ध रहा है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने जो आईना दिखाया है, वो आईना बहुत जरूरी था। तब आप, कनाडा एक ऐसा देश है, देखिए कनाडा बहुत पढ़ा लिखा देश माना जाता है, बहुत विकसित देश है, बहुत सशक्त देश है। लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि पिछले 4-5 दशकों में पश्चिम में भारत विरोधी शक्तियां किसी एक देश में नजर आती है तो कनाडा है। और
कनाडा में न केवल खालिस्तानी लेकिन आईएसआई के जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जो लोग हैं वो उन खालिस्तानी चरमपंथियों के साथ मिलकर भारत के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, तिरंगे को जलाने जैसी हिमाकत करते हैं। इंदिरा जी की झांकी निकाली गई, जिनको गोलियां मारी गई। तो आप अपने देश में आतंकियों को प्रोटेक्ट करते तब आपको मानवाधिकार नजर नहीं आते। जब आप कनिष्क विमान में मरने वाले सैकड़ों भारतीयों के हत्यारे को अपने देश में पनाह देते हैं तब आपको मानवाधिकार नहीं नजर आते, लेकिन आपको मानवाधिकार अपने देश में प्रवेश करने वाले एक अवैध नागरिक के लिए इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आपको उसका आने वाले समय में चुनाव में फायदा लेना है, क्योंकि आपकी अपने देश में स्थिति कमजोर है। लेकिन वहीं पर जो जो सवाल आपने पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब ट्रूडो को यह पता चल गया होगा कि एक नागरिक के लिए यदि वो ऐसा जो भारत से संबंध खराब कर रहे हैं उसका नतीजा जो सीधा पड़ने वाला है उन 1000 कंपनियों पर पड़ने वाला है कनाडा की, जो भारत में काम करती है। इससे वो लाखों परिवार प्रभावित होते होंगे भारतीय जो कनाडा में रहते हैं और कनाडा के नागरिक हैं। और यदि वो नागरिक ट्रूडो की राजनीति के कारण किसी कारण परेशानी में पड़ते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी ट्रूडो की राजनीति पर पड़ सकता है। भारत के दबाव, भारत का जो साहसिक निर्णय है और भारत के दबाव के कारण अब ट्रूडो ने यू टर्न ले लिया है। तो क्या अमेरिका ने जो यू टर्न लिया है, क्योंकि यही मैथ्यू मिलर जो प्रवक्ता है अमेरिका के, कल उनका यह बयान था कि भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और 24 घंटे के बाद वो भी यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ सहयोग कर रहा है। भारत की तो जांच टीम जो है वो अमेरिका में ही मौजूद है और वो हर तरह की खुफिया जानकारियां साझा कर रही है। तो अमेरिका ने भी यू टर्न लिया सर? देखिए राजेश जी, अमेरिका कनाडा की जो सबसे लंबी सीमा है अमेरिका की, वो कनाडा से लगती है। कनाडा से बहुत सारे फायदे हैं और आप G7 को ले ले, 5 आइस को ले ले, ऐसे बहुत सारे वैश्विक संगठन है, G20 को ले ले, जहां पर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो देश है वो आपस में सहयोग किए। लेकिन अमेरिका की राजनीति और कूटनीति और कनाडा की राजनीति और कूटनीति बहुत फर्क नजर आता है। अमेरिका बहुत स्पष्ट कह चुका है तमाम विवाद के बावजूद कि भारत से हम हिंद प्रशांत में सहयोग कर रहे हैं, चीन के खिलाफ भारत का महत्वपूर्ण सहयोग जरूरी है, भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है, भारत हमारा आर्थिक पार्टनर है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका के जो बयान है उसमें अंतर्द्वंद और विरोधाभास नजर जरूर आता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भारत के साथ संबंधों को संतुलित रखा है और कानूनी पेचीदगियों तक उसको सीमित कर दिया है। लेकिन कनाडा वहीं पर आगे निकल गया है। यही कारण है कि अब कनाडा को जब लगने लगा कि उसकी स्थिति अमेरिका जैसे देशों की नजरों में भी कमजोर हो सकती है। पहले तो कनाडा की ये कोशिश थी कि वो सारे G7 के देशों को भारत के विरुद्ध कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार भी है। तो अब जब कनाडा को लगा कि उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, इस कारण से अब जो लिबरल ट्रूडो है, लिबरल पार्टी के जो आतंकवादियों के प्रति भी लिबरल हो रहे थे, अब उनको अपने देश के आर्थिक हित समझ में आए हैं, इसीलिए अब वो भारत के प्रति भी आने वाले समय में लिबरल नजर आएंगे। राजेश जी ठीक है, मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद हम आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का लेबनान के नवाती है शहर पर हमला, आईडीएफ के हमले में मेयर समेत 6 लोगों की मौत। ईरान पर भी हमले की तैयारी में इजराइल। हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद होगी असली जंग, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। इजराइल का लेबनान के नवाती ही शहर पर बड़ा हमला, आईडीएफ के हमले में मेयर की मौत। इजराइल का लेबनान के नवाती है शहर पर हमला, आईडीएफ के हमले में मेयर समेत 6 लोगों की मौत। ईरान पर भी हमले की तैयारी में इजराइल। हिजबुल्लाह के खात्मे के बाद होगी असली जंग। इजराइल क्योंकि कुछ अहम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करें, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ईरान को जवाब देगा इजराइल। अमेरिका इजराइल ने बनाया प्लान, हमले की 20 साल से तैयारी चल रही है ईरान के ऊपर। ईरान का परमाणु कार्यक्रम निशाना होगा, इस चीज को लेकर तस्वीर साफ हो रही है। ईरान की सत्ता को भी बदलना चाहते हैं दोनों देश, यानी कि खामनेई के दिन अब ईरान की सत्ता में कम बचे हैं। मिडिल ईस्ट देशों के संपर्क में है इजराइल ताकि खामनेई को हटाया जा सके। तो समझना चाहेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ लगातार बने हैं और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने 2 अहम पॉइंट यहां पे समझ में आ रहे हैं।
एक तो ये कि खामेनेई को अब कैसे ना कैसे अमेरिका, इजराइल, ईरान से हटाना चाहते हैं और ईरान को वही 1970-80 के दशक का वो ईरान बनाना चाहते हैं जो सबके साथ आगे चल रहा था। ये कट्टरवादिता वहां पर नहीं थी और खामनेई हटेंगे, आईआरजी हटेगी तो शायद ये कट्टरवादिता भी वहां से खत्म हो जाएगी। और दूसरा ये भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी निशाना बना सकता है। ईरान को चाहे जितना ताकतवर समझा जाए या ईरान चाहे जितना ताकतवर होने का प्रदर्शन करे, लेकिन हकीकत यह है कि वहां के जो नागरिक है वो प्रतिबंधों से बहुत परेशान हो चुके हैं। वहां के जो युवा है वो पश्चिम के देशों में रहना चाहते हैं, पश्चिम के देशों में जॉब करना चाहते हैं और वो जो उनको व्यापक अवसर मिल रहे हैं उन व्यापक अवसरों को धार्मिक प्रतिद्वंदिता या धार्मिक कट्टरता में खोना नहीं चाहते। क्योंकि हमने देखा है कि जो दुनिया भर के आतंकी संगठन है उसमें ईरान के युवा कम से कम शामिल नहीं होते। आप दुनिया भर के आतंकी हमलों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। तो खामनेई जब से आए पिछले तकरीबन 46 ईयर हो गए, मतलब 5वां दशक चल रहा है। तो ये जो धर्म उन्होंने धार्मिक व्यवस्था और राजकाज की व्यवस्था का जो घालमेल कर रखा है, उसके कारण उस देश में न तो लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, न उस देश से प्रतिबंध हट रहे हैं और वो हमेशा युद्ध की तैयारियों में होते हैं। तो ऐसे में और हमने उन प्रदर्शनों में महिलाओं के खिलाफ जो कार्रवाइयां की और वहां पर जो प्रदर्शन हुए उसमें युवाओं ने भी व्यापक तौर पर भाग लिया है। पहली बात तो ईरान की कमजोरियों पर जो हम बात करें। दूसरी बात है कि ईरान जो है वो कुर्दों का बड़ा इलाका है और कुर्दों को लगातार निशाना बनाता रहा है ईरान। तीसरी बात है कि ईरान में सुन्नी भी रहते हैं और सुन्नियों पर भी निशाना बनाता है, तो वो जो सुन्नी वो सऊदी अरब के संपर्क में। अब इन सब में ईरान की जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं है। सामरिक तौर पर वो अपने आप को मजबूत बताता रहे तो अमेरिका की नजर है बहुत दिनों से और इजराइल की नजर भी है। तो मुस्लिम राष्ट्र ईरान जैसे राष्ट्रों में यदि तख्ता पलट हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि शियाओं की आबादी जो मुस्लिम दुनिया उसमें इस्लाम के जो लोग हैं, मानने वाले लोग तकरीबन 2 अरब हैं, जिसमें से जो शिया है वो 10 से 12% है। अब ये ईरान जो है वो शियाओं का प्रतिनिधित्व करता है और वह इस्लामिक दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है। इस बात को न तो अर्दवान पसंद करते हैं, न सऊदी अरब के किंग पसंद करते हैं। वो किसी भी तरीके से ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, जो शिया सुन्नी विवाद का प्रमुख कारण भी है। और इसका कारण न केवल ईरान है, आप हिजबुल्लाह को देख लें, हिजबुल्लाह शियाओं का संगठन है। आप सीरिया में बशर की सरकार को समर्थन देते हैं तो वो भी शिया है। तो सुन्नी कहीं न कहीं मध्य पूर्व में दबे हुए हैं शियाओं से ईरान के कारण। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि इजराइल का जो व्यापक विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है। इजराइल के विरोध में अभी तक हमने सऊदी अरब को सेना भेजते नहीं देखा है, हमने बहरीन को नहीं देखा, हमने कतर को नहीं देखा है, हमने संयुक्त अरब अमीरात को नहीं देखा, इवन हमने तुर्की को भी नहीं देखा है। तमाम बातों के बावजूद हमने पाकिस्तान को भी नहीं देखा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे भी हैं। तो आने वाले समय में ईरान जरूर टारगेट होगा इजराइल का। और रही बात परमाणु संयंत्रों पर हमले की, तो ये थोड़ा कठिन सवाल है राजेश जी, क्योंकि परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने का इसका जवाब वक्त देगा, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा सर। मैं लौट के आता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, हुती आतंकियों पर अमेरिका का जोरदार हमला। अमेरिका ने तबाह किया बमों का जखीरा। B-2 स्टील्थ बॉम्बर से अमेरिका ने किया हमला। पहली बार यमन में B-2 बॉम्बर से हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, हुती आतंकियों पर अमेरिका का जोरदार हमला। अमेरिका ने तबाह किया बमों का जखीरा। B-2 स्टील्थ बॉम्बर से अमेरिका ने किया हमला। पहली बार यमन में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। B-2 बॉम्बर्स की खासियत, B-2 सेपरेट एक मल्टी रोल बॉम्बर्स है। 9,600 किलोमीटर तक ये जा सकता है, हमला कर सकता है। 18,000 किलोग्राम तक के बम ये अपने साथ ले जा सकता है। उसमें परमाणु भी और पारंपरिक हथियार भी शामिल हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ता है और रडार इसको पकड़ नहीं पाता है। ये इसकी बहुत खासियत है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने
यमन में हुती के खिलाफ B-2 बॉम्बर से अमेरिका का हमला। हमें तो यही लग रहा था कि हमास हिजबुल्लाह के बाद हुती का नंबर लगेगा, लेकिन अमेरिका के इरादे कुछ और लग रहे हैं डॉक्टर साहब। राजेश जी देखिए, मध्य पूर्व में जो लोग हैं वो कबीलाई संस्कृति में रहना पसंद करते हैं। यमन की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत बड़ी जटिल है। ईरान में भी इवन जटिल परिस्थितियां हैं। तो जब तक जमीनी युद्ध लड़ने की बात यदि आती है तो फिर मध्य पूर्व, जिसको हम पश्चिम एशिया का एक इलाका भी कह सकते हैं, तो वो बहुत भारी होता था। जैसे आप अफगानिस्तान तक ले लें, काकेशस पर्वतों तक ले लें, तुर्कमेनिस्तान तक मध्य पूर्व चला जाता है। तो भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी कठिन रही है। लेकिन आप जो आधुनिकतम अत्याधुनिकतम हथियार हैं उनसे जी आप कैसे निपटेंगे? और अब जब ड्रोन अत्याधुनिक आ गए हैं, आप कंप्यूटराइज्ड तरीके से लोगों के लोकेशन का पता चल लगा लेते हैं। तो अब आप कबीलाई तरीके से उस मध्य पूर्व के पारंपरिक तरीके, मध्य युग के पारंपरिक तरीके से युद्ध लड़कर यदि आप इजराइल और अमेरिका को हराना चाहते हैं, तो राजेश जी जी ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये इस अवसर का बहुत दिनों से इजराइल और अमेरिका इंतजार कर रहे थे। ईरान ने इस युद्ध में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और धीरे-धीरे अमेरिका और इजराइल मिलकर पहले जो प्रॉक्सी समूह ईरान के उनको समाप्त करेंगे, जिसमें हमास की कमर टूट गई है, जी हिजबुल्लाह की कमर भी टूट रही है, हुतियों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। तो इसके बाद ईरान का नंबर होगा। आने वाले समय में ईरान के भी ये इराक जैसे हालात हो जाए तो उससे ऐसा कहने में हमको संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ईरान की जो आंतरिक परिस्थितियां है, जो आंतरिक राजनीति है, वो किस करवट जी बदल जाए और वहां पर सत्ता पर कौन आ जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राजेश जी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में बढ़ने लगी टेंशन। नॉर्थ कोरिया ने सीमाओं को किया बंद। सेना में युवाओं की भर्ती कर रहा किम। 14 लाख युवाओं ने भर्ती के लिए अप्लाई किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन बढ़ने लगी। नॉर्थ कोरिया ने सीमाओं को किया बंद। सेना में युवाओं की भर्ती कर रहा किम। 14 लाख युवाओं ने भर्ती के लिए अप्लाई किया। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। सर, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में क्या होगी जंग? खतरनाक दिख रहे हैं किम जोंग उन के इरादे। साउथ कोरिया से संपर्क खत्म किया, सड़कों और रेलवे ट्रैक को बमों से उड़ा दिया, डायनामाइट से उड़ा दिया, सड़कों को भी और रेलवे ट्रैक को भी। ड्रोन के जरिए जंग की धमकी दी। नॉर्थ कोरिया के समर्थन में रूस आया। क्या अमेरिका को उलझाना एक मकसद है? ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जिस पर हम आगे अब बात करने वाले हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन बढ़ने लगी और जिस प्रकार से इजराइल ईरान में टेंशन बढ़ी है और यूक्रेन रूस के बीच जंग चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग का ये प्लान है कि अमेरिका को कम से कम 4 से 5 फ्रंट के ऊपर उलझाया जाए, कमजोर किया जाए और उसके बाद जो है अपने एम है उन्हें अचीव किया जाए, चाहे फिर वो चाहे यूक्रेन को ही जीतना क्यों ना हो? सर देखिए राजेश जी, जो ईरान, उत्तर कोरिया, लीबिया, क्यूबा, ऐसे वो देश हैं जो चीन और रूस के लिए प्रॉक्सी समूहों की तरह काम करते हैं। मतलब आप इनका ओके, उपयोग करते रहे, आप दूसरे देशों को धमकाते रहे, यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का आप फायदा लेते रहे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कि ये देश उनका जो उपयोग है वो होते भी रहते हैं। अब दरअसल बिल्कुल आपका ओके, इशारा सही है। अमेरिका का ध्यान पश्चिम एशिया से निकालकर और दूसरी जगह लगाने के लिए या अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए ये उत्तर कोरिया की इसलिए भी साजिश है क्योंकि ताइवान का के आसपास जो दक्षिण चीन सागर में जो हलचल हो रही है और अमेरिका जो आक्रामक हुआ है ताइवान के साथ, तो वहां पर अब अमेरिका को कितने मोर्चों पर उलझा दिया जाए। तो साउथ कोरिया ने जो उत्तर कोरिया है उसने क्या किया है कि दक्षिण कोरिया से लगती हुई सड़क को तोड़ दिया है, उसको बमों से उड़ा दिया है, जी गोलियां चला रहे हैं। और उत्तर कोरिया जो है वो तमाम कोशिशें कर ले, बस उत्तर कोरिया पर हमला इसलिए नहीं, मुझे लगता है कि
यहाँ पर कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि शायद कोई मुस्लिम राष्ट्र होता अभी तक, तो अभी तक जी। उस पर हमला हो चुका होता। लेकिन उत्तर ओके। कोरिया को चाइना का इतना प्रोटेक्शन है, क्योंकि वह एक साम्यवादी जो साम्यवाद को मानने जी, जी। वाले देश है, तो इस कारण से उत्तर कोरिया बचा हुआ है। लेकिन उत्तर कोरिया के जरिए चीन और रूस अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है किम जोंग को। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे जो मंच है बड़े-बड़े, वो बड़े नाकाम हो रहे हैं। वो उत्तर कोरिया के तानाशाह से वहाँ के करोड़ों लोगों को कैसे बचाएँगे? उन लोगों के साथ जो ये बर्ताव हो रहा इसको है, वो लेकर जो कई सवाल हैं जी। डॉक्टर साहब, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का इतिहास मिटाने में लग चुके हैं। यूनिस ने खत्म किए बांग्लादेश के 9 राष्ट्रीय दिवस। शेख मुजीबुर रहमान की निशानी को मिटा रहे यूनिस। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर मोहम्मद यूनिस ने चुप्पी साध रखी है। बड़ी खबर, बांग्लादेश का इतिहास मिटाने में लगे मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश का इतिहास मिटाने में लगे मोहम्मद यूनिस। यूनिस ने खत्म किए बांग्लादेश के 9 राष्ट्रीय दिवस। शेख मुजीबुर रहमान की निशानी को मिटा रहे यूनिस। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर मोहम्मद यूनिस ने साधी चुप्पी। डॉक्टर साहब के पास हम चलेंगे। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने पीस नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था मोहम्मद यूनिस को, लेकिन जिस प्रकार से वो बांग्लादेश की सत्ता में आकर जमाते इस्लामी के इशारों पे नाच रहे हैं, उससे तो लगता है कि जमाते इस्लामी का अवार्ड भी जल्द उनको दे देना चाहिए, जिस प्रकार से वो बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने पर तुले हुए हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे देखिए, जो देश भी राजनीतिक फायदों के कारण, अल्पकालिक राजनीतिक हितों के कारण अपने देश के इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं, ऐसे देशों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। इस्लामी लीग ने पाकिस्तान के इतिहास को मिटाने की कोशिश की। आज पाकिस्तान कंगाल हो गया, वहां से पूरे जो हिंदू व्यापारी सिंध से आ गए, वहां का व्यापार व्यवसाय नष्ट हो गया। अफगानिस्तान का इतिहास मिटाने की कोशिश की, देख लीजिए, वहां से बौद्धों के स्मारकों को मिटाने की कोशिश की, अफगानिस्तान भी आज खत्म हो गया है। म्यांमार से वहां के मुसलमानों को बौद्ध बौद्ध संगठनों ने भगाने की कोशिश की, म्यांमार आज अस्थिर हो गया है। श्रीलंका में भी सिंहली राष्ट्रवाद सिर चढ़कर बोल रहा था तमिलों पर अत्याचार करे, तो श्रीलंका भी बदहाल हो गया है। अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है, और बांग्लादेश में यदि ऐसा कुछ होता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत के बाद एक ऐसा एकमात्र लोकतांत्रिक देश नजर आता है जहां पर लोकतंत्र है, और जहां जिस देश ने उदारवाद के रास्ते पर चलते हुए पिछले 1.5 दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है। तो बहुत सही बात है आपकी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला कोई शख्स वो किसी जमात इस्लामी जैसे चरमपंथी संगठन या कट्टरवादी संगठन के दबाव में क्यों आ रहे हैं, वहाँ के छात्र संगठन जो है वो गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, और उस पाकिस्तान ने जिन्होंने इनके पुरखों को ढूंढ कर बर्बरता से मारा था, उनका कत्लेआम किया था, उनकी बहु बेटियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने बलात्कार किए थे, एक ऐसे देश के साथ वापस जुड़ जाना, उसको स्वीकार कर लेना, यह ऐसा कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मिस्टर यूनिस जो है वो अपनी अंतरिम सरकार को उस विनाश की ओर, कगार की ओर ले जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में यह बांग्लादेश समुद्र में तो बाद में डूबेगा, लेकिन यह गृह युद्ध के जाल में बहुत जल्दी फंस जाएगा। राजेश जी। ओके सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने आपका आने के लिए और तमाम मुद्दों पर इतनी बारीकी से अपनी बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।